This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. आज शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। लोग अपने डेली रूटीन के कितने घंटे यही सोशल मीडिया पे बिताते हैं। अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बात यहाँ शेयर करते हैं, सुख दुख बांटते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। इन अनजान लोगों से दोस्ती के चक्कर में कुछ लोग तो अपने रियल फ्रेंड्स और सोशल लाइफ से भी दूर होते जा रहे हैं। ऐसे भी सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से ये अपनी पर्सनल और सीक्रेट बातें तक शेयर करने लग जाते हैं, जिसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। कहीं कोई अनजान दोस्त हमारी कमजोरी का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ ना कर दे, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जहाँ कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर अपनी निराशा, दुख शेयर करना जानलेवा साबित हुआ। जिंदगी से परेशान कुछ लोग जो मरने की सोच रहे थे, एक शख्स ने उनकी इसी सोच का फायदा उठाते हुए बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया कि कम टू मी, आई विल हेल्प यू टू डाई। ऐसे कितने ही लोगों का कत्ल करने वाले उस दरिंदे को मीडिया ने भी नाम दिया ट्विटर किलर। आज की कहानी है जापान से। अक्टूबर 2017 में टोक्यो से एक 23 साल की लड़की लापता हो गई। उसका भाई उसके गायब होने से बहुत परेशान था। 1 साल पहले ही उनकी मां की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही उसकी बहन डिप्रेशन में थी। भाई उसका बहुत ख्याल रखता था, फिर भी उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ। अब वो गायब हो गई थी। उसने बहन को बहुत ढूंढा, रिश्तेदारों दोस्तों से पता किया, पुलिस कंप्लेंट भी लिखवाई, पर बहन का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के हाथ भी खाली थे। उनका यही कहना था कि शायद वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। सब तरह से निराश होने के बाद एक दिन भाई ने अपनी बहन का सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने का फैसला किया। उसके व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट से तो भाई को कुछ नहीं मिला। पुलिस ने भी व्हाट्सएप चैट्स और डिटेल्स चेक की थी। अब भाई ने अपनी बहन का ट्विटर अकाउंट खोलने का फैसला किया। जब उसने अपनी बहन का ट्विटर अकाउंट चेक किया तो उसे वहाँ एक दूसरे अकाउंट से अपनी सिस्टर की चैट नजर आई। उस अकाउंट का नाम था हैंगिंग प्रो। इस अजीब नाम वाले अकाउंट से बहन की बातचीत भी काफी अजीब थी। उसमें मौत, डिप्रेशन, उदासी, निराशा से भरी जिंदगी, आत्महत्या, मरने के तरीके जैसे टॉपिक्स पर बातचीत हो रही थी। बहन के गायब होने वाले दिन से एक दिन पहले की चैट में हैंगिंग प्रो वाले अकाउंट की तरफ से लिखा गया था, कम टू मी, लेट्स डाई टुगेदर। इस चैट को पढ़ने के बाद भाई बुरी तरह से चौंक उठा। अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने ये सारी चैट पुलिस को दिखाई। पुलिस के साइबर सेल ने उस ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना शुरू किया। पता चला कि उस अकाउंट से एक और लड़की से इसी तरह की बातें की जा रही हैं। पुलिस फौरन उस लड़की तक पहुंची। अब पुलिस ने उस लड़की को ही चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि वो हैंगिंग प्रो अकाउंट के हैंडलर तक पहुंच सके। पुलिस के प्लान के हिसाब से लड़की ने बातचीत में उससे मिलने की इच्छा जताई। उस शख्स ने लड़की को एक फिक्स जगह पर बुलाया। वहां मिलने के बाद दोनों जामा शहर के एक फ्लैट में पहुंचे। पुलिस भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। उस फ्लैट के गेट पर ही एक अजीब भूतिया चेहरा लगा हुआ था, पर यह हैलोवीन का दिन था, इसलिए पुलिस को कुछ खास अजीब नहीं लगा। ये फ्लैट 27 साल के ताकाहिरो शिराइशी का था। डोरबेल बजाई गई। ताकाहिरो ने दरवाजा खोला। पुलिस को देखकर एक पल के लिए वो चौंका, पर अगले ही पल वो नॉर्मल हो गया। उस फ्लैट से अजीब तेज दुर्गंध आ रही थी। अब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और उस गायब हुई लड़की के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तो उसने कमरे के कोने में रखे एक कूलिंग बॉक्स की तरफ इशारा किया कि वो वहाँ है। हैरान पुलिस ने जब उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक लड़की का कटा हुआ सिर था। ये उसी लापता लड़की का कटा हुआ सिर था जिसे पुलिस के साथ आए हुए भाई ने पहचान लिया था। इसके बाद पूरे फ्लैट की तलाशी ली गई। उस छोटे से फ्लैट में कूलिंग बॉक्सेस, एक फ्रिज और 3-4 स्टोरेज क्रेट भी थे। जब उन्हें खोला गया तो उन सभी में इंसानी शरीर के हिस्से, बैग में भरे हुए मांस के टुकड़े थे। कुल 240 इंसानी हड्डियां और शरीर के टुकड़े वहां से बरामद हुए। पुलिस भी ये सब देखकर हैरान थी कि कहां वो एक लापता लड़की को ढूंढते हुए इस फ्लैट में आए थे, पर यहाँ तो इस 13 स्क्वायर फीट के छोटे से फ्लैट में किसी कसाई खाने की तरह ही इंसानी शरीर के टुकड़ों का ढेर था। पड़ोसियों ने बताया कि उसके घर से काफी दिनों से बदबू आ रही थी। उसके बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन भी 24 घंटे चलता रहता था, पर शिराइशी के बिहेवियर से किसी को कभी कोई शक नहीं हुआ। ताकाहिरो शिराइशी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। इस फ्लैट को हाउस ऑफ हॉरर का नाम दिया गया। अब सभी जानना चाहते थे कि इंसानी लाशों के टुकड़ों के साथ रहने वाला वो शैतान ताकाहिरो शिराइशी आखिर कौन था।
जापान के कानागावा प्रांत में जामा नाम का शहर है। इसी जामा शहर में 9 अक्टूबर 1990 को ताकाहिरो शिराइशी का जन्म हुआ। ये अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। वो एक शांत स्वभाव का सीधा साधा लड़का था। स्कूल में वो एक एवरेज स्टूडेंट था, पर काफी मेहनती भी था। ताकाहिरो एक दुबला पतला लड़का था जो पतले फ्रेम का चश्मा पहनता था। उसे योकोहामा शहर के एक हाई स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, जहाँ वो गलत संगति का शिकार भी हुआ। उधर घर में उसके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके चलते उसकी माँ और बहन घर छोड़कर चले गए। शिराइशी शुरू से अपने पिता से काफी क्लोज था, लेकिन घर के झगड़े और तलाक के चलते वो भी पिता से अलग थलग रहने लगा था। ग्रेजुएशन के बाद शिराइशी ने एक सुपरमार्केट या फूड फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, पर 2 साल में ही वो इस तरह की जॉब से बोर हो गया और उसने नौकरी छोड़ दी। बेरोजगार होने के बाद वो अक्सर घर पर ही रहता था। इसी वजह से अक्सर उसका पिता से झगड़ा भी होता था। जवान हो चुका शिराइशी अक्सर लड़कियों से दोस्ती करता और उनके पैसों पर ही ऐश करता था। उसकी यही खूबी उसे टोक्यो के रेड लाइट एरिया तक ले आई। 2011 में उसने काबुकीचो में एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को ज्वाइन कर लिया। यहाँ उसका काम था अकेली मासूम लड़कियों से दोस्ती करना और उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर इस ग्रुप तक लेकर आना। यहाँ पैसों के लिए कई जवान लड़के यही काम किया करते थे। जबकि जापान में प्रोस्टिट्यूशन इल्लीगल है, फिर भी ये काम होटल्स, क्लब से लेकर मसाज पार्लर्स में खुलेआम चलता है, जिसमें कई लड़कियाँ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वहाँ काम करती हैं। जिसमें शिराइशी जैसे लड़कों की मदद से स्कूल कॉलेज की मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर यहाँ लाया जाता है और इस धंधे में जबरदस्ती उतारा भी जाता है। इस काम से शिराइशी की जवानी की सभी जरूरतें पूरी हो रही थी। 2017 में पुलिस ने इसी रेड लाइट एरिया में छापा मारा, जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए। 27 साल का ताकाहिरो शिराइशी भी उनमें से एक था। उसे सजा भी हुई, पर मई 2017 में कुछ महीनों बाद ही उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। पर अब तक उसकी सोशल लाइफ खत्म हो चुकी थी। वो बदनाम हो चुका था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वो बहुत ही निराशा से भरा हुआ था। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया और संभाला। वो अक्सर यही कहता था कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। निराशा और अकेलेपन के इस समय में इंटरनेट उसका सहारा बना और वो हमेशा सोशल मीडिया में डूबा रहता था। यूं ही 1 महीना बीता। 1 महीने बाद उसने अपने पिता से कहा कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उसके साथ अलग घर लेकर रहना चाहता हूँ। पर क्योंकि अभी तक ताकाहिरो बेरोजगार था, तो एक फ्लैट लेने के लिए उसे पैसों के साथ साथ गारंटर की भी जरूरत थी। ऐसे में पिता उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्हें लगा कि शायद इसी बहाने बेटी की जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। उसी जामा शहर के एक दूसरे हिस्से में पिता ने एक छोटा सा फ्लैट उसे दिलवा दिया। 22 अगस्त 2017 को शिराइशी वहाँ शिफ्ट हो गया। एक कमरा, छोटी सी रसोई और एक टॉयलेट कम बाथरूम, इतनी ही थी शिराइशी की जिंदगी की नई शुरुआत। पर यहाँ वो एक अलग ही इरादे के साथ आया था। वो सारा दिन इंटरनेट खंगालता और सबसे ज्यादा उसका टाइम बीतता था ट्विटर पर। उसने नोटिस किया कि ट्विटर पर ऐसे लोगों की भरमार है जो अपनी जिंदगी में बहुत दुखी हैं और निराशा से भरे हुए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जापान दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाला देश है। यहाँ हर साल कम से कम 20,000 लोग सुसाइड करते हैं। सरकार की लगातार कोशिशों और अवेयरनेस प्रोग्राम के चलते इन आंकड़ों में काफी गिरावट भी आई है, पर कोरोना वायरस की महामारी के बाद तो फिर से ये आंकड़े बढ़ने लगे हैं। जापानीज लोगों में सुसाइड टेंडेंसी के चलते ही वहाँ के लोग ओपनली सोशल मीडिया पे इस बारे में बात करते हैं, लिखते हैं और शेयर भी करते हैं। उसने नोटिस किया कि लोगों के ट्वीट बहुत दुख भरे होते थे, जैसे लाइफ बहुत बोरिंग है, जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सारी दुनिया बहुत धोखेबाज है। कुछ लोग तो मरने तक की बातें करते। इन सब बातों ने शिराइशी का ध्यान खींचा। इसीलिए इस फ्लैट में शिफ्ट होते ही उसने 2 ट्विटर अकाउंट बनाए। पहले पर उसने डिस्क्रिप्शन दिया आई वॉन्ट टू डाई और दूसरे में उसने अबाउट मी में लिखा हैंगिंग प्रो, अ प्रोफेशनल एट हैंगिंग, मतलब फंदा लगाने में एक्सपर्ट। 25 अगस्त 2017 को उसका सबसे पहला ट्वीट था, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, मैं गायब हो जाना चाहता हूँ। शिराइशी अक्सर ऐसी ही पोस्ट करता था जैसे वो जिंदगी में बहुत निराश है, मरना चाहता है पर हिम्मत नहीं होती। अपने दूसरे अकाउंट में उसने खुद को इस तरह पेश किया कि जैसे वो मरने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद करने में एक्सपर्ट है। वो ट्वीट करता कि मैं फांसी के बारे में अपनी नॉलेज फैलाना चाहता हूँ, मैं उन सभी लोगों की हिम्मत बनना चाहता हूँ जो दर्द, दुख और तकलीफ में हैं। वो अपनी पोस्ट में लिखता कि अगर आप निराशा में हैं और एक डेड एंड पर पहुंच गए हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। उसने ऐसे कई पोस्ट अपने अकाउंट पर किए। वो कुछ कीवर्ड यूज करके ही मैसेज बनाता था। वो ऐसे लोगों को ढूंढता जो जिंदगी से निराश हो चुके थे। उसके निशाने पर ज्यादातर लड़कियां होती थी, कम उम्र की लड़कियां या जवान औरतें जो ज्यादातर ब्रेकअप, पढ़ाई या कैरियर में फेलियर, तलाक या किसी अपने की मौत, घर में झगड़ों या किसी ऐसी ही वजह से डिप्रेशन या निराशा में होती थी। स्पेशली वो लड़कियां
जो मरने के बारे में सोच रही होती थी। इसके ट्वीट्स को पढ़कर सबसे पहले एक शख्स ने इसे रिप्लाई किया कि मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, मैं भी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। तब शिराइशी ने उसे अपने घर के पास एक रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया। वहाँ से शिराइशी उसे अपने फ्लैट पर लेकर आया। फ्लैट पर थोड़ी देर की बातचीत के बाद शिराइशी ने उसके सिर पर पीछे से वार करके उसकी हत्या कर दी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने बॉडी के टुकड़े किए और वो उनको अलग अलग जगह फेंकाया। अब इसके बाद ताकाहिरो को लगा कि ये सब तो बहुत आसान है। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। अब ये ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लोगों को डायरेक्टली इनवाइट करता कि मैं भी बहुत दुखी हूँ, मरना चाहता हूँ, पर अकेले मरने से डर लगता है। अगर कोई और भी खुदकुशी करना चाहता है तो मैं उसकी मदद करूँगा, बल्कि मैं भी उसके साथ मरूंगा। ये अपने शिकार के लिए #सुसाइड रिक्रूटमेंट के शब्द का इस्तेमाल करता था। पहली मुलाकात में मरने वाले लड़के के बाद एक एक करके कुल 8 लड़कियों ने ताकाहिरो से कांटेक्ट किया। ये सभी अपनी जिंदगी से दुखी थीं और खुदकुशी करना चाहती थीं। इसने उन सभी कमजोर जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाया। उसने ट्विटर पर डायरेक्टली मैसेज में उनसे कहा, कम लेट्स डाई टुगेदर, कि चलो साथ साथ मरते हैं। वो अपने पास के एक रेलवे स्टेशन पर इनको मिलने के लिए बुलाता। वहाँ मिलने के बाद उन्हें बहलाकर अपने फ्लैट पर लेकर आता। वहाँ उन्हें धोखे से नशे की दवा शराब में मिलाकर देता था। ताकाहिरो इनका रेप करता और फिर उनकी हत्या कर देता। इसके साथ ही वो उनका कीमती सामान और पैसा अपने पास रख लेता था। 22 अगस्त 1917 को इस फ्लैट में शिफ्ट होने के पहले ही हफ्ते में यानी अगस्त में ही इसने अपना पहला मर्डर किया था। फिर सितंबर में 4 और अक्टूबर में फिर से 4 लड़कियों को निशाना बनाया। 2 महीने में 9 कत्ल। इसकी सबसे कम उम्र की विक्टिम 15 साल की लड़की थी और सबसे बड़ी उम्र की विक्टिम 26 साल की थी। सबसे पहले लड़के की लाश ठिकाने लगाने में उसे 4 दिन लगे थे, लेकिन फिर जैसे उसे कोई फार्मूला मिल गया और वो सभी काम आसानी से करने लगा था। हत्या करने के 24 घंटों में ही वो बॉडी के टुकड़े कर देता, हड्डियों से मांस खुरच कर अलग कर देता, उनको बैग में भरता और हड्डियों को कहीं दूर फेंकाता। उसने मांस के टुकड़ों को रखने के लिए 3 बड़े कूलिंग बॉक्स और 5 बड़े स्टोरेज बॉक्सेस भी खरीदे। इन्हीं बड़े कूलिंग बॉक्सेस से मरने वाली लड़कियों के सिर, पैर और बाकी शरीर के हिस्से भी मिले। ये सिलसिला चलता जा रहा था। उसके हाथों मारी गई आखिरी लड़की जब गायब हुई तो उसका भाई ही था जिसने अपनी बहन के ट्विटर अकाउंट को हैक करके जब चेक किया तब उसे ये हैंगिंग प्रो वाला अकाउंट मिला, जिसकी वजह से ही पुलिस ताकाहिरो शिराइशी तक जा पहुंची। नहीं तो 9 कत्ल करने के बाद ये गिनती बढ़ती ही जाती। जापान, जहां हर साल कम से कम 20,000 लोग सुसाइड करते हैं, यहाँ डिप्रेशन के मामले भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें लिखते हैं, शेयर करते हैं। इन्हीं बातों का फ़ायदा ताकाहिरो उठा रहा था कि अगर तुम्हें मरना है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यही नहीं मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। ट्विटर के इस खूनी खेल में उसने 9 कत्ल कर डाले। ताकाहिरो ने उन सभी 9 लोगों को मुलाकात के पहले ही दिन मार डाला था। 31 अक्टूबर 2017 हैलोवीन के दिन ये पकड़ा गया। उसके पकड़े जाने के बाद उसके फ्लैट को हाउस ऑफ हॉरर का नाम दिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में शिराइशी के वकील ने उसे बचाने के लिए दलील दी कि शिराइशी ने ये 9 कत्ल नहीं किए हैं, बल्कि उसने तो सिर्फ उन लोगों को मरने में मदद की है। वो लोग तो खुद मरना चाहते थे, सुसाइड करना चाहते थे। पर ताकाहिरो शिराइशी तो कुछ और ही सोचकर बैठा था। अपने ही वकील की दलील पर वो कोर्ट में हंसने लगा। उसने कहा कि नहीं, मैंने उन सभी को बिना उनकी इजाजत के मारा है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। मेरा इरादा उन्हें मारने का ही था। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने 9 मर्डर किए, पर पुलिस मुझे कभी पकड़ नहीं पाई। मेरे लिए यही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। उसने ये भी कबूला कि उसका इरादा कभी भी मरने का नहीं था। ऐसा वो सिर्फ उन लोगों को एनकरेज करने के लिए करता था। उसका मकसद सिर्फ उन लड़कियों से सेक्स और पैसे की जरूरत पूरी करना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी मरने वाले लोगों के सर पर पीछे की तरफ से किसी वजनी चीज के वार का निशान मिला। इसके अलावा कुछ को गला दबाकर भी मारा गया था। ये मामला काफी सुर्खियों में रहा। खुद ताकाहिरो की गवाही ने उसके अपने ही वकील का प्लान कोर्ट में फेल कर दिया। अक्टूबर 2017 में अरेस्ट होने के बाद 15 दिसंबर 2020 को उसे मौत की सजा सुनाई गई। अपनी मौत की सजा सुनने के बाद पहली बार ताकाहिरो कोर्ट में रो पड़ा, पर उसने कहा कि वो अपनी सजा के खिलाफ अपील नहीं करेगा। इस केस ने दुनिया भर के लोगों की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि सभी आजकल सोशल नेटवर्क का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। इसके बाद ट्विटर ने भी अपने नियमों में काफी हद तक बदलाव किया और इस तरह की खुद को नुकसान पहुंचाने वाली या इसे एनकरेज करने वाली पोस्ट पर रोक लगाने के लिए नए नियम बनाए गए। कोर्ट में जज का भी कहना था कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल का ये एक बहुत ही भयानक मामला था। ये एक बहुत ही अजीब केस है कि दुनिया दुखी और परेशान निराश लोगों से भरी पड़ी है। बजाय उन्हें समझाने के, उनका
सहारा बनने के किसी ने उसी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। बाकायदा उन्हें ट्विटर पे इनवाइट भी करता था कि आओ मैं तुम्हें मरने में मदद करूंगा। वो न सिर्फ उनसे पैसे लूटता, लड़कियों का रेप करता, बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद उनकी हत्या भी कर देता था। और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस लोग एक अनजान की बातों में आकर आसानी से उसके जाल में फंस जाते थे। इसीलिए ये किलर और केस ट्विटर किलर के नाम से कुख्यात हुआ। क्या आप सोशल मीडिया में किसी की पोस्ट पर कुछ रिप्लाई या कमेंट करने से पहले कुछ सोचते हैं? क्या कभी लगता है कि आपका रिप्लाई या कमेंट आपको किसी मौत के दलदल की तरफ ले जा रहा है, या आप किसी क्रिमिनल के चक्रव्यूह में तो नहीं फंसते जा रहे? अपने आसपास के लोगों को हम कितना जांच परख कर दोस्ती करते हैं, पर सोशल मीडिया पर बिना मिले किसी से भी दोस्ती बना लेते हैं। आज हम सभी को सोशल मीडिया पर सावधान रहने की ज़रूरत है। अनजान नंबर से आने वाले मैसेजेस या कॉल का रिप्लाई ना करें, किसी लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी निजी जानकारी कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। न जाने कब कौन हमारी किसी कमज़ोरी का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ ना कर दे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।